हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसकी आंतरिक संरचना को समझते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हम आर्टिफिशियल सोर्सेस से इनडायरेक्टली घनत्व को लेकर, तापमान को लेकर, दबाव को लेकर इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ पाए और हमने स्वेस का मॉडल भी पढ़ा था। लेकिन आइए आज हम प्राकृतिक स्रोत में भूकंपीय तरंगों पर आधारित इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। आइए इस चित्र से पहले हम भूकंपीय तरंगों के बारे में जान लें। सिस्मोलॉजी इज द साइंस ऑफ सिस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगों का ज्ञान है। और ये ज्ञान क्या है, आइए हम इन भूकंपीय तरंगों के बारे में इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जहाँ भी पृथ्वी में भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, इस पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण, इस पृथ्वी में चट्टानों के सामंजस्य होने के कारण जब हलचल होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है, फोकस उसको हम बोलते हैं, ये भूकंप का उत्पत्ति केंद्र है। सिस्मिक फोकस इसको कहा जाता है। और इस सिस्मिक फोकस से भू सतह के पास निकटतम जो स्थान होता है, जिस पर सबसे अधिक हमारी धन संपत्ति, माल का नुकसान होता है, उसको हम एपी सेंटर या अधिकेंद्र कह देते हैं। भूकंप का उत्पत्ति केंद्र फोकस और भूकंप का अधिकेंद्र भू सतह के ऊपर, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, हम कह देते हैं कि ये हमारा एपी सेंटर है। इसके अंदर से जो तरंगे निकलती हैं वो तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स। तीन प्रकार की तरंगे इस भूकंपीय केंद्र से निकलती हैं। लेकिन उससे पहले दो टर्म है। एक सिस्मोग्राफ, जिस यंत्र के ऊपर ये तरंगे अंकित की जाती हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कह देते हैं, भूकंप लेखी यंत्र कह देते हैं। और इस भूकंप को नापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। रिक्टर स्केल 1 से 10 तक हम भूकंप की इंटेंसिटी नाप सकते हैं, लेकिन 1 से 2 या 4 से 5 जाने के लिए 4.1, 5.4, 6.2 इस तरह से हम भूकंप की इंटेंसिटी को नापते हैं। और 4 से 5 भूकंप रिक्टर स्केल पर नापते समय ये इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ जाती है। आइए सिस्मोग्राफ और इस यंत्र के बारे में हम देखते हैं, इस यंत्र के बारे में समझते हैं। ये यंत्र जो हमारी मेटीरियोलॉजिकल लेबोरेटरीज के अंदर लगाए जाते हैं, सिस्मोग्राफ कहलाता है। ये एक फ्रेम है स्टील का, जो कि सतह के अंदर, भू सतह के अंदर फिक्स किया जाता है। इसके ऊपर ये वजन लटकाया जाता है और नीचे ये पेन लगा रहता है। पेंसिल, पेन नुमा हमारी कोई भी इंक टाइप चीज़ लगी रहती है। और ये रोटेटिंग ड्रम है जो 24 घंटे में एक चक्र पूरा करता है। एक्स एक्सिस के ऊपर 0 से 24 घंटे अंकित किए जाते हैं। और ये हमारा वाइब्रेशंस या इस भूकंप के ऊपर जो तरंगे हैं वो इस तरह से इस ग्राफ के ऊपर खिंच जाती हैं, ग्राफ के ऊपर बन जाती हैं जब कभी भूकंप आता है, जिसको हम नाप सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल टाइप सिस्मोग्राफ है। उसी तरफ ये वर्टिकल टाइप सिस्मोग्राफ है। ये फ्रेम है, एक स्प्रिंग से ये वजन लटका हुआ है, इसके साथ ये एक पेन लगा हुआ है और ये रोटेटिंग ड्रम है जो कि 24 घंटे में एक चक्र पूरा करता है। और जब भी कभी भूकंप आता है, वाइब्रेशन होती है, तो इसके ऊपर इस तरह से वेव्स बन जाती हैं, तरंगे बन जाती हैं। एक एक करके
हम इन तरंगों के बारे में समझते हैं। ये सिस्मोग्राफिक हमारा यंत्र था। अब सबसे पहले ये 3 प्रकार की तरंगे, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स हम इनको बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड वेव्स इनको बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, हिंदी में इसका अनुवाद है अनुदैर्ध्य तरंगे भी इसको हम बोलते हैं। क्या विशेषता है इन तरंगों की? ये तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। जैसे हमारी आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उसी विशेषताओं पर आधारित ये हमारी पी वेव्स होती हैं। इस तरंगों में आप देखिए कि अगर तरंग इस दिशा में चल रही है तो जो कण हैं इनका दोलन आमने सामने, कंप्रेशन, जैसे आप एक स्प्रिंग को पकड़कर छोड़ दें तो इस तरह से कंप्रेशन के हिसाब से टू एंड फ्रो, वर्ड है टू एंड फ्रो मूवमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर पी वेव्स का जो है मॉडल समझा जा सकता है। क्या विशेषता है? वैसे तो इनकी गति 7 से 15 किलोमीटर होती है, औसतन ये 7.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। और उसके साथ साथ जैसे ही चट्टान की डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, तो इन तरंगों की गति भी बढ़ जाती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम को ये पार कर सकती हैं, तीनों मीडियम के अंदर ये पाई जाती हैं। और प्रति ध्रुवस्थ अवस्था में, यानी कि नॉर्थ टू साउथ अगर आप अपनी पृथ्वी पर देखेंगे तो लगभग ये 21 मिनट के अंदर प्रति ध्रुवस्थ अपोजिट पोल के हिसाब से वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ये हमारी प्राइमरी वेव्स या लॉन्गिट्यूड वेव्स कहलाती हैं। हम इनको कह रहे हैं कि ये प्राइमरी वेव्स हैं। देन वी हैव सेकेंडरी वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे इनका नाम बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स कही जाती हैं, प्रकाश जैसी या जल के अंदर तरंगों जैसी ये वेव्स होती हैं। जब कभी आप किसी झील के किनारे जल स्रोत के पास बैठते हैं, तालाब के पास बैठते हैं, आप उसके अंदर कंकर फेंकते हैं तो उसके अंदर से आपको ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर पानी घूमता हुआ दिखाई देता है। ऐसी ही आकृति होती है पी तरंगों की। और इन तरंगों में अगर तरंग की दिशा इस प्रकार से है तो कणों का दोलन ऊपर नीचे होएगा, अप्स एंड डाउन के हिसाब से होएगा। इसको हम इस तरह से नापते हैं कि ये इस तरह से हमारी वेव्स के हिसाब से ये तरंगे चलती हैं। आप देख सकते हैं इसमें वाटर रिपल्स जैसे पोंड के अंदर होते हैं, हम इस तरह से इसको कहते हैं। गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड औसतन एवरेज बोली जाती है, लेकिन डेंसिटी बढ़ने के साथ इनकी भी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ये तरंगे तरल माध्यम में नहीं पाई जाती, तरल माध्यम में ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं, उसको पार नहीं कर पाती हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है, क्योंकि आगे इंटीरियर ऑफ अर्थ जब हम पढ़ रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से ये तरंगे हमें लिक्विड मीडियम के अंदर लुप्त हो जाती हैं। इस डायग्राम से, इस चित्र से हम समझ सकते हैं कि पी वेव्स कैसे कंप्रेशन वेव्स कहलाती हैं और किस तरह से अगर आप एक स्प्रिंग को बांध दें एक किनारे के ऊपर तो ये स्प्रिंग के अंदर जो तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रही हैं, ये पी वेव्स हैं। जबकि एस वेव्स इस तरह से हमें तरंगों की भांति नजर आती हैं और हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि इस तरह से ये तरंगे चलती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, लॉन्गिट्यूड वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, या इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कह देते हैं। दिस इज एल वेव्स, रेले वेव्स, लव वेव्स। हमारे अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम से इस तरंगों को जाना जाता है, समझा जाता है। ये लॉन्ग वेव्स कहलाती हैं, वृत्त तरंगे कहलाती हैं, जो सिर्फ सतह के ऊपर, भू सतह के ऊपर पाई जाती हैं, गहराई में नहीं पाई जाती हैं। लेकिन ये तरंगे किस प्रकार की हैं? ये इस तरह से इलिप्टिकल मोशन, इस तरह से इस घूमती हैं जैसे
समुद्र के अंदर लहरें चलती हैं, लेकिन तरंगों का पानी भी इस तरह से घूमता है। जैसे जैसे ये तरंगे आगे बढ़ती हैं, एपिसेंटर के आसपास ये बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। जो भूकंप के आने पर तहस नहस की क्रिया होती है, नुकसान की क्रिया होती है, वो सबसे अधिक ये एल वेव्स करती हैं, रेले वेव्स करती हैं। ये रेले महोदय ब्रिटिश फिजिस्ट थे, एक भौतिकी के वैज्ञानिक थे, जिनके नाम से इन तरंगों को कहते हैं सरफेस वेव्स भी इसका नाम लिया जाता है। और ये तरंगे हमारी इस पृथ्वी के सिस्मोग्राफ से जो हमें ग्राफ मिला है, आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले पी वेव्स गति अधिक होती है, सबसे पहले पी वेव्स आपके ग्राफ पर ड्रा हो जाती हैं, फिर एस वेव्स ड्रा हो जाती हैं, और फिर ये बड़ी बड़ी सरफेस वेव्स ड्रा हो जाती हैं। इन सब को पढ़ के, इन सब को समझ के हमारे वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ सकते हैं। अब ये दो डायग्राम हैं इन तरंगों को समझने के लिए। अगर हमारी पृथ्वी एक जैसे घनत्व के पदार्थों से बनी होती, समान होती, तो सभी तरंगे इस तरह से सीधी सीधी दिशा में चलती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी हेट्रोजिनस समान पदार्थों की बनी नहीं है, इसमें अलग अलग परतों में अलग अलग घनत्व के पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये तरंगे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, ये तरंगे परावर्तित हो जाती हैं, या इनकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हमारी इस पृथ्वी के अंदर स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चट्टानें तरल, अर्ध तरल अवस्था में, ठोस अवस्था में है, और उसके साथ साथ ये अलग अलग घनत्व की बनी हुई हैं। इस तरह से ये हमारी इस पृथ्वी के अंदर नजर आती हैं, चट्टानें ऐसे लगता है। अब इस चित्र से आप समझिए कि ये फोकस है, ये एपिसेंटर है, रेड कलर से ये पी वेव्स हैं, ब्लैक कलर से एस वेव्स हैं। साइंटिस्ट ने क्या पाया कि 105 डिग्री तक हमें एस वेव्स मिलती हैं, यानी 145 डिग्री ईस्ट से 145 डिग्री वेस्ट के बीच में सिर्फ पी तरंगे मिलती हैं। 105 डिग्री ईस्ट से 145 डिग्री ईस्ट और दोनों तरफ वेस्ट में भी हमें पी वेव्स का शेडो जोन मिलता है। साइंटिस्ट ये समझना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है कि इस भाग में 105 डिग्री से 145 डिग्री में तरंगे नहीं मिलती हैं, और एस तरंगे सिर्फ 105 डिग्री तक ही क्यों पाई जाती हैं। इसका कंक्लूजन, इसकी गहराई, ये तरंगों का रिफ्लेक्शन हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और हमारे पास ये अगला डायग्राम जिसमें हमने एस वेव्स का शेडो जोन दिखाया कि 105 डिग्री ईस्ट से 105 डिग्री वेस्ट तक कोई एस तरंगे नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ इसी भाग में क्यों पाई जाती हैं। हमारे साइंटिस्ट इस बात को, इस तथ्य को जानना चाहते हैं कि यहाँ तक ये तरंगे नजर आई हैं ऊपरी भाग में, लेकिन इस 105 डिग्री से 105 डिग्री तक फोकस से हम इसको नाप रहे हैं, तो यहाँ से हमें ऐसी तरंगे क्यों नहीं मिली। साइंटिस्ट क्या बताते हैं? साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि इससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये टेबल है, जिस टेबल से आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये पी वेव्स हैं, सतह के ऊपर 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर की गहराई पर पी वेव्स की गति बढ़ गई 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और आप आगे गए 2900 किलोमीटर की गहराई पर तरंगों की गति 13.7 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन 5000 किलोमीटर की गहराई पर यह गति एकदम कम होगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि चट्टानों के घनत्व में या चट्टानों के मीडियम जो सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट ऑफ मैटर है उसके अंदर बदलाव आ गया। इसी तरह से एस वेव्स की गति बढ़ रही है, लेकिन यहां आकर ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं और एल वेव्स सिर्फ इस ऊपरी सतह में 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पाई जाती। इन सब से हमारे
वैज्ञानिक क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उन्हें क्या पता लगता है, हम इस कंक्लूजन वाले पार्ट से समझ सकते हैं किस तरह से हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। ये कुछ कंक्लूड निकाले हैं, कंक्लूजन है हमारे पास। अर्थ एक समान पदार्थों की बनी हुई नहीं है, ये अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों की बनी। नंबर 3, एक नई टर्म है एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि 200 से 400 किलोमीटर की गहराई पर हमारी इस पृथ्वी में तापमान अधिक है और चट्टानें अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती हैं, यानी दुर्बलता मंडल इसको नाम दे दिया। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स और वैगनर थ्योरी पढ़ेंगे कि हमारे महाद्वीप ड्रिफ्ट कर रहे हैं, खिसक रहे हैं, प्लेट्स हमारी किस प्रकार खिसकती हैं, जब हम ये पढ़ेंगे तब आप कहेंगे कि हमारी ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, लिथोस्फेरिक प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं। ये वो मंडल है जिसको वैज्ञानिक एस्थेनोस्फीयर का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन कि ऐसा क्यों है कि ये पी वेव्स 105 से 145 डिग्री पर नहीं पाई जाती है। इसका कारण है तरंगों का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं कि तरंगे सीधी ना चल के अलग अलग मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। उसके कारण ये पी वेव्स का शैडो जोन बन जाता है और एस वेव्स का शैडो जोन 105 डिग्री ईस्ट से 105 डिग्री वेस्ट। ये क्या कारण है? इस भाग को वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये पृथ्वी का क्रोड़ है जो लगभग तरल अवस्था में है। एस वेव्स की विशेषता है कि वो तरल भाग के अंदर नहीं जा पाती हैं। ये हमारी इस तरह से एस वेव्स इस तरह से बन जाती हैं। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि पी वेव्स की गति भी 2900 किलोमीटर की गहराई के ऊपर कम हो जाती। ये हमारा पृथ्वी का क्रोड़ तरल और ठोस दोनों प्रकार का है। ये इस सब कंक्लूजन को हम इस अगले डायग्राम में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से इसको जान सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें हमारी तरंगों की गति, पी वेव्स, एस वेव्स की वेलोसिटी, डेंसिटी और इधर प्रेशर और इधर अलग अलग लेयर्स, अलग अलग परतें दिखाई गई। जहां पर जिन तरंगों की, देखिए ये तरंगें कहीं कहीं पर कट है, कहीं मुड़ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही हैं। पहले ये पी वेव्स रेड कलर के अंदर गति बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे ही 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये मुड़ गई, इनकी गति में बदलाव आ गया, फिर गति बढ़ी, फिर इसके अंदर रुकावट आ गई और फिर कोर तक पहुंच गई। ये पी वेव्स है। ये एस वेव्स 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुम हो और डेंसिटी ऑफ द अर्थ देखिए ग्रीन कलर से कि किस तरह से ये बढ़ती चली जा रही। इस पर आधारित आप देखेंगे तो ये इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड, देन लोअर मेंटल, ट्रांजिशन जोन, अपर मेंटल और सरफेस ऑफ द अर्थ। इन तरंगों के आधार पर हम इस पृथ्वी के ये 6 अलग अलग परतें पढ़ सकते हैं, 6 अलग अलग परतों के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए एक एक परत को हमने क्या नाम दिया है उसको हम यहाँ से पढ़ लें। सबसे पहली भू सतह, जिसको हमने क्रस्ट ऑफ द अर्थ कहा है, जिसकी मोटाई 70 किलोमीटर। ये 70 किलोमीटर पर्वतों के नीचे और महासागरों के नीचे अलग अलग है। हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत के नीचे इसकी मोटाई अधिक है, महासागरों की तली में इस क्रस्ट की मोटाई कम है। ऊपरी सतह इसकी सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी है, जिसकी मोटाई 10 से 15 किलोमीटर। फिर ग्रेनाइट की परत है 10 से 20 किलोमीटर। फिर बेसाल्ट चट्टानों की परत है 40 किलोमीटर। ये इनका घनत्व दिया हुआ है। और हमारी ओशियनिक क्रस्ट, जो हमारी सागरीय परत है, वो 5 से 10 किलोमीटर है। वोल्केनिक रॉक्स की बनी है। इसका वॉल्यूम भूपृष्ठ का 1%, मास भी 1% और तापमान 100 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहा गया है। ये हमारी इस क्रस्ट की विशेषता
कही गई है। देन वी हैव मेंटल, इस पृथ्वी का दूसरा भाग जहां वैज्ञानिक कह रहे हैं कि थिकनेस 100 से 2900 किलोमीटर, ये हमारी थिकनेस बदल रही है भूसतह की थिकनेस के साथ, भूपृष्ठ की थिकनेस के साथ। डेंसिटी 4.5, वॉल्यूम 83% एंड मास 67% ऑफ द अर्थ। यहाँ से आप घनत्व निकाल सकते हैं। ऊपरी सतह का तापमान 870 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे वाली सतह का तापमान 2200 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। ये हमारे फर्स्ट, हम इसको बोल रहे हैं कि मेंटल के बाद हमारा कोर है जो कि 3470 किलोमीटर की मोटाई वाला भाग कहा जाता है, जिसकी डेंसिटी 10 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक कही जाती है। देखिए वॉल्यूम 16% और मास डबल 32%, यानी अधिक घनत्व की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं और तापमान 6 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। ये हमारी इस पृथ्वी की अलग अलग परतें कही जाती हैं जो कि हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर जानते हैं, भूकंपीय तरंगों के आधार पर नापते हैं। लेकिन जहां जहां पृथ्वी में घनत्व में बदलाव आ रहा है, जहां पर इस पृथ्वी के अंदर स्टेट ऑफ द मैटर की सॉलिड लिक्विड गैस पदार्थों में अंतर आ रहा है, वहां पर इस पृथ्वी में अलग अलग तरह की ट्रांजिशन जोन या परतें पाई जाती हैं, जिसको हम सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। हम अगले लेक्चर में इसको समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।